नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो देखिए, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का पार्ट 1 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें कि हमने पार्ट ए में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे बीटीयूपी 2024 के एग्जाम में, उनको जो है वो हमने सॉल्व किया था। लेकिन आज की इस वीडियो में जो है हम पार्ट बी और पार्ट सी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है, पैटर्न है, वो आपको पता है कि पार्ट ए में जो है जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉन्ग आंसर उनका लिखना होता है। वहीं जो आपके पार्ट बी वाले क्वेश्चन है, टोटल उसमें 11 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, लेकिन आपको 10 क्वेश्चन करना होता है। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है। और साथ में पार्ट सी में क्या है कि पार्ट सी में जो है हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। साथ में जो है एक लाइन के आंसर वाले भी जो क्वेश्चंस हैं हम उनको करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इस वीडियो का लिंक जरूर से शेयर कर दें। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि फार्मेसी पॉइंट ऐप पर जो है डी फार्मा सेकेंड ईयर का जो क्रैश कोर्स है वो चल रहा है। आप इस क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं केवल 600 रुपए में। और ऑल कंटेंट, ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन जो है आपको देखने को मिलेगा। साथ में एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्लास नोट्स की पीडीएफ आपको मिलेगी। कोर्स की जो वैलिडिटी है वो पूरे 1 साल तक होने वाली है। तो देखिए, फरवरी महीना जो है वो आपका शुरू होने वाला है। एग्जाम जो है वो आपके जुलाई महीने में जो है वो हो जाएंगे, प्रस्तावित है, बिल्कुल 100% होंगे। तो 4 से 5 महीने का जो भी आपके पास समय बचा हुआ है, आप इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। 4 से 5 महीने जो है आपको अपने स्टडी पे जो है वो आपको फोकस करना पड़ेगा, आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, सभी सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले पेज पे। और इसके लिए जो है आप हमारे फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आपका डी फार्मा का क्रैश कोर्स है आप उस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मोबाइल नंबर भी जो है आपको दिख रहा है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है कोर्स को लेके। ठीक है, चलिए तो जो आज की क्लास है हम उसको शुरू करते हैं। तो देखिए, पार्ट ए में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चंस को जो है वो हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। और आज की इस वीडियो क्लास में जो है हम पार्ट बी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और इसके साथ में जो है पार्ट सी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको भी जो है वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो पार्ट बी का जो शुरुआत है वो हम कर लेते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, चलिए तो पार्ट बी में जो है टोटल 11 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। और इसमें से जो है आपको टोटल आपको 10 क्वेश्चन जो है आपको करना होता है। ठीक है, कोई भी जो है आपको 10 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन जो है आपका 3 नंबर का होता है, तो 30 नंबर जो है आपका यहाँ पे पार्ट बी से बन जाता है। और इसके अलावा जो है जो आपका पार्ट सी है उसमें जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि एक एक नंबर के होते हैं। तो उसको भी जो है आज की इस वीडियो क्लास में हम सॉल्व करेंगे। टोटल जो है 50 नंबर का जो है आज हम यहाँ पे कंटेंट करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। ठीक है, यूरिन का मतलब क्या है, मूत्र। ठीक है, एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। ठीक है, तो यूरिन के अंदर जो है कौन कौन से असामान्य कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं इसके बारे में जो है वो हमें लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए तो हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दिया है एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। ठीक है, अब देखिए ये सारे जो क्वेश्चन है 3 नंबर के हैं, तो हम जो इनका आंसर है मैक्सिमम 2 पेज में जो है हम इसको लिख के खत्म करेंगे। एक आपका यहाँ पर पहला पेज हो जाएगा और इसके जस्ट पीछे वाला जो पेज है इस पे भी जो है हम इसका आंसर लिख देंगे। तो 2 पेज का जो है वो आंसर बिल्कुल पर्याप्त है 3 नंबर के जो क्वेश्चन है उनके लिए। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला क्या है, पहला जो है वो हमने लिखा है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन लिखा है। तो देखिए सामान्य तौर पे जो है यूरिन में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, लेकिन अगर यूरिन में प्रोटीन मिल रहा है तो ये हमें किडनी डैमेज का संकेत देता है कि किडनी में जो है वो कुछ दिक्कत है। और अगर यूरिन में प्रोटीन पाया जाता है तो इसे जो है प्रोटीनूरिया कहा जाता है मेडिकल टर्म में। ठीक है, क्या कहते हैं, ठीक है, प्रोटीनूरिया कहते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को जो है यहाँ पे पढ़ लेंगे और आप इसको अपने लैंग्वेज में भी जो है आप इसको लिख सकते हैं हूबहू। आप बिल्कुल बिल्कुल आप यहाँ पे सेम टू सेम ऐसा लिखें, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है,
तो देखिए सामान्य तौर पर जो है वो यूरिन में प्रोटीन नहीं पाया जाता, लेकिन अगर यूरिन में प्रोटीन पाया जा रहा है तो ये किसी किडनी डिजीज का ये जो है ये संकेत हो सकता है कि हाँ कोई किडनी की जो है वो दिक्कत चल रही है, ठीक है। और अगर यूरिन में जो है अगर प्रोटीन पाया जाता है तो इसे जो है प्रोटीन यूरिया कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है आपका ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज जो है, चलिए तो देखिए सामान्य तौर पर जो है यूरिन के अंदर ग्लूकोज भी नहीं पाया जाता है, लेकिन ऐसे लोग जिनको कि डायबिटीज मेलाइटस हो गया है, शुगर हो गया है, उनके यूरिन में जो है हमें ग्लूकोज देखने को मिलता है। और अगर यूरिन में ग्लूकोज पाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे ग्लूकोसूरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लूकोसूरिया कहा जाता है, ठीक है। तो कहीं भी रटने वाली बात नहीं है, अगर आप टॉपिक्स को थोड़ा सा याद करते हैं तो आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला है आपका यूरोबिलोनोजन, ठीक है। यूरोबिलोनोजन जो है सामान्य रूप से यूरिन के अंदर जो है कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए तो यह हमें हेपेटाइटिस का जो है ये हमें जो है यहाँ पर हेपेटाइटिस को इंडिकेट करता है, ठीक है। हेपेटाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। अगर लीवर के अंदर सूजन हो जाए उसे क्या बोलेंगे? हेपेटाइटिस बोलेंगे, ठीक है। और देखिए जो आपके यहाँ पर हेपेटाइटिस शब्द कहाँ से आया है? हिपैटोसाइट से। हिपैटोसाइट जो होती है लीवर की सेल्स होती हैं, और अगर उसके पीछे लगा देंगे आइटिस, यानी कि आइटिस का मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन, सूजन, ठीक है। तो हेपेटाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, ठीक है। अगला आपका यहाँ पर कीटोन बॉडीज। देखिए कीटोन बॉडीज भी जो है वो सामान्य तौर पर यूरिन में नहीं पाया जाता है, लेकिन देखिए कीटोन बॉडीज बनती कब है? देखिए जो हमारी बॉडी है उसको एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। तो अगर आप खा पी रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, तो आपके बॉडी को जो है रेगुलर कार्बोहाइड्रेट मिलता रहता है। लेकिन अगर आपको किसी वजह से अगर आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है, आपने भूख हड़ताल कर दिया है, तो जो आपकी बॉडी है वो एनर्जी बनाएगी किससे? वो एनर्जी बनाएगी फैट से, वसा से, ठीक है। तो जब हमारे बॉडी के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी हो गई है, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई है, उस कंडीशन में जो है हमारी बॉडी जो है, ठीक है, वो फैट से एनर्जी को बनाएगी। और जब फैट से एनर्जी बढ़ेगा, देखिए जब फैट से एनर्जी बनेगा तो क्या होगा? कीटोन की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। और ऐसा तब होता है जब किसी को डायबिटीज हुआ है या फिर कोई व्यक्ति जो है वो लंबे समय तक भूखा है, तो उस केस में जो है उसके यूरिन में जो है कीटोन बॉडीज की जो मात्रा है वह बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है क्या है? एक प्रोटीन है जो कि, ठीक है, ब्लड में पाया जाता है। तो देखिए हीमोग्लोबिन जो है सामान्य रूप से जो है वो यूरिन में नहीं पाया जाता है, लेकिन अगर यूरिन में जो है आपको, देखिए अगर आपको यूरिन में जो है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या फिर हीमोग्लोबिन अगर आपको देखने को मिल रहा है तो यह किडनी स्टोन या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। और अगर यूरिन में ब्लड पाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? हीमाटोरिया कहते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर प्रिपेयर हो गया होगा। सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है आप अपने कॉपी में लिखेंगे। चलिए तो अगला आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, राइट द मॉलिस्ट टेस्ट, ठीक है। मॉलिस्ट टेस्ट के बारे में जो है आपको लिखना है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक केमिकल टेस्ट है, ठीक है। चलिए तो इसका भी जो आंसर है वो हम यहाँ पर एक पेज में जो है वो हम यहाँ पे लिख के खत्म करते हैं। तो देखिए मॉलिस्ट टेस्ट जो है एक केमिकल टेस्ट है जिसका जो प्रयोग जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है कि किसी सैंपल में कार्बोहाइड्रेट है या फिर नहीं है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम एक क्लीन टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें जो है हम क्या लेंगे? सैंपल लेंगे जिसमें जो है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है क्या लिखा गया है कि इस टेस्ट के लिए जो है एक क्लीन ट्यूब में जो है कार्बोहाइड्रेट का हम सॉल्यूशन लेंगे और इसमें जो है हम क्या करेंगे? मॉलिस्ट रिएजेंट जो कि अल्फा नेप्थॉल होता है उसको हम क्या करेंगे? उसमें, ठीक है, डालेंगे। उसके बाद जो है इस टेस्ट ट्यूब में जो है धीरे धीरे जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसको हम डालेंगे ताकि यह पूरी तरीके से जो है नमूने के नीचे समा जाए, सैंपल के नीचे आ जाए, ठीक है। और ट्यूब को जो है आपको थोड़ा सा सेक करना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा। और अगर आपके सैंपल में कार्बोहाइड्रेट होगा तो ट्यूब के बॉटम पर जो है एक कलर लेयर बन जाएगी जो कि वायलेट या फिर रेड कलर की होगी। यही आपका मॉलिस्ट टेस्ट होता है, ठीक है। चलिए तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिफाइन द बायोलॉजिकल रोल ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड का जो है बायोलॉजिकल रोल क्या है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। फैटी एसिड, वसा अम्ल का जो है फंक्शन क्या है, इस चीज को जो है हमें इसके आंसर में लिखना है, ठीक है। चलिए तो हमने यहाँ पर इसको डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया है,
ठीक है, नंबरिंग करके, बायोलॉजिकल रोल ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। तो देखिए आप सभी को पता है कि देखिए फैट से जो है वो हमें सबसे ज्यादा एनर्जी हमारे शरीर को मिलती है, ठीक है। तो फैटी एसिड जो होता है शरीर के प्रमुख ऊर्जा स्रोतों में से एक है। वे अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं क्योंकि इनके अंदर जो है बहुत ज्यादा कैलोरी होती है, ठीक है। और देखिए हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर फैट जो होता है, ठीक है, शरीर के वसा के रूप में जमा फैटी एसिड को आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखिए हमारी बॉडी जो है इसके अंदर इतना अच्छा मैकेनिज्म है कि ये कार्बोहाइड्रेट का यूज करती है सामान्य तौर पर, लेकिन इसने जो है फैटी एसिड का भी जो है इसने स्टोरेज कर रखा है इन इमरजेंसी, ठीक है, वो ये इसको काम आता है, ठीक है। इसके अलावा फैटी एसिड जो है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। फॉस्फोलिपिड हो गया, ग्लाइकोलिपिड हो गया, ठीक है। फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड के रूप में जो है सेल मेम्ब्रेन जो हमारी होती है उसमें जो है क्या होता है, फैटी एसिड शामिल होता है और कोशिका के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को जो है ये बनाए रखता है। फैटी एसिड से जो है बहुत सारे स्टेरॉयड हार्मोन बनते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, कार्टिसोल हो गया, ठीक है। फैटी एसिड जैसे कि आपका यहाँ पर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं जो कि, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पर नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स को बनाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को जो है वो यहाँ पर लिखा गया है। फैटी एसिड या फिर हमारे शरीर के अंदर जो भी फैट जो है वो डिपॉजिट है वो हमारे शरीर में जो है टेम्परेचर को रेगुलेट करने का भी काम करता है, ठीक है। तापमान को नियंत्रित करने में जो है ये मदद करते हैं और शरीर को ठंडे मौसम से बचाते हैं और शरीर को, ठीक है, गर्म रखते हैं। आपने सुना होगा फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो फैटी एसिड जो है हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले फैट सॉल्युबल विटामिन के एब्जॉर्प्शन और उनके ट्रांसपोर्ट, उनके परिवहन में भी जो है मदद करते हैं, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है इन्फ्लेमेशन, सूजन को कंट्रोल करने में मदद करता है, ठीक है। और ये सूजन इन्फ्लेमेशन को कम करने वाले प्रोस्टाग्लैंडिन्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। फैटी एसिड विशेष रूप से ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के लेवल को बढ़ाने का काम करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को ये कम करने का काम करता है, ठीक है। तो टोटल 8 फंक्शन जो है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। आप इसको अपने शब्दों में भी जो है आप इसको एडजस्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोलाइट दिए गए थे, फास्फोरस और क्लोराइड। इनका जो है हमें फंक्शन लिखना था। तो चलिए 5-5 फंक्शन जो है वो हम लिख देते हैं, ठीक है। पहला हेडिंग है फंक्शन ऑफ फास्फोरस। देखिए फास्फोरस जो है, देखिए फास्फोरस जो है वो हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो देखिए फास्फोरस जो है हमारी हड्डियों का, ठीक है, हड्डियां हो गई, दांत हो गए, इनका ये जो है एक, ठीक है, मेजर कंपोनेंट होता है। तो फास्फोरस जो है कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, फॉस्फेट मतलब इसके अंदर फास्फोरस होगा। तो फास्फोरस जो है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के बनने के लिए जरूरी है, ठीक है। बिना फास्फोरस के एटीपी नहीं बन पाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो भी हमारा डीएनए है, जो देखिए जो भी हमारे यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, आरएनए है, इसके स्ट्रक्चर में भी फास्फोरस होता है। तो फास्फोरस जो है यहाँ पर डीएनए लिखा जाना चाहिए था। फास्फोरस जो है डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का हिस्सा होता है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, ठीक है। फास्फोरस जो है हमारे सेल मेम्ब्रेन का भी हिस्सा होता है। फॉस्फोलिपिड आपने सुना होगा, ठीक है। चलिए देखिए फास्फोरस जो होता है हमारे शरीर की जो है, ठीक है, हमारे शरीर का एसिड बेस बैलेंस, पीएच बैलेंस को भी जो है ये मेंटेन करता है। तो ये सारा फंक्शन हो गया फास्फोरस का। 5 फंक्शन जो है आप लिख देंगे एक पेज में। और अगले 5 जो आपके फंक्शन है वो है फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ क्लोरीन या फिर फंक्शन ऑफ क्लोराइड, ठीक है। चलिए तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी जो है आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पर क्लोरीन दिख रही है। तो देखिए यह जो है यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मुख्य क्या है, कंपोनेंट है, घटक है, जो कि हमारे स्टोमक में, पेट में जो है, ठीक है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए आवश्यक होता है। क्लोराइड आयन जो होता है हमारे नर्व सेल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो है सही तरीके से जो है, ठीक है, कंडक्ट करने में मदद करता है। हमारे कोशिकाओं और शरीर के अन्य भागों में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स के संतुलन को बनाए रखने में, ठीक है, बनाए रखने में मदद करता है। सोडियम के साथ मिलकर क्लोरीन जो है शरीर में ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये सारा जो है हमने यहाँ पर फंक्शन लिख दिया है क्लोराइड का और
यहाँ पूछा गया था फास्फोरस का। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्कस द डिजीज रिलेटेड टू मेल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड दिया गया है मेल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, कुपोषण। क्या होता है, कुपोषण। तो प्रोटीन के कुपोषण से जो है कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उसी के बारे में जो है वो हमें डिस्कस करना है। चलिए इसके बारे में जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हेडिंग हमने डाल दिया है डिजीज रिलेटेड टू मेल न्यूट्रिशन ऑफ, ठीक है, प्रोटीन। तो देखिए प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है, वेरी एसेंशियल है। अगर हमारे सेल्स की ग्रोथ अच्छे से हो, उसकी रिपेयरिंग अच्छे से हो, हमारा इम्यून सिस्टम सही से काम करे, इसके लिए जो है प्रोटीन बिल्कुल ही जरूरी है। और अगर हमारे बॉडी के अंदर नई सेल्स बने उसके लिए जो है क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। ठीक है, तो हमारे शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, ठीक है, नई कोशिकाओं के बनने के लिए प्रोटीन अत्यंत आवश्यक है। और अगर कोई बच्चा है जिसकी की अभी ग्रोथ हो रही है, या फिर अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको भी जो है प्रोटीन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो बच्चे के विकास के दौरान यह महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। ठीक है, और प्रोटीन की कमी से जो है शरीर का विकास रुक जाएगा, उसके मस्तिष्क का जो विकास है वो रुक जाएगा। और लंबे समय तक प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोग जो है उनका हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, उनका जो है वो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। पहला है क्वाशियोरकर और दूसरा है मैरेस्मस। ठीक है, चलिए तो इनके बारे में जो है वो हम थोड़ा थोड़ा जो है वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। पहला है क्वाशियोरकर। ठीक है, तो देखिए पर क्वाशियोरकर में क्या होता है कि इसमें जो है प्रोटीन की जो है बहुत ही गंभीर कमी हो जाती है। ठीक है, और इसमें भले ही आपको, ठीक है, कैलोरी मिलती है, लेकिन इसके अंदर जो है प्रोटीन की जो है बहुत जो है यहाँ पे कमी होती है। और इससे क्या होता है कि शरीर के अंदर जो है सूजन, एडिमा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे शरीर में सूजन हो गया, एडिमा हो गया। विशेष रूप से पैरों और चेहरे पर जो आपके पर बाल होते हैं वो पतले हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं बहुत जल्दी जो है वो, ठीक है, बाल टूटने लगते हैं। ठीक है, त्वचा में सूजन हो जाती है, घाव हो जाता है। ठीक है, मसल्स जो है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती हैं। थकान और चिड़चिड़ापन जो है इसके लक्षण होते हैं। क्वाशियोरकर जो होता है मुख्य रूप से छोटे बच्चों को प्रभावित करता है, जो कि हाई प्रोटीन के डाइट से जो है वो वंचित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है आपका यहाँ पर मैरेस्मस। ठीक है, तो देखिए मैरेस्मस जो होता है वो प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होने वाला एक रोग है, डिजीज है। और यह हमें नवजात बच्चों, इन्फेंट्स में हमको देखने को मिलता है। इसके सामान्य लक्षण है, ठीक है, सिर पूरे शरीर से बड़ा दिखाई पड़ता है, चक्कर आता है, वजन कम रहता है, डिहाइड्रेशन रहता है। ठीक है, पेट जो है वो बिल्कुल जो है यहाँ पे अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है। स्किन जो है ड्राई रहती है, बाल टूटते हैं, वजन कम होता है। और ठीक है, मसल्स पे जो है वो फैट नहीं बना रहता है। ठीक है, तो ये जो है ये जो है इसके यहाँ पे लक्षण दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को भी जो है वो हमने यहाँ पर कर लिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। देखिए एक आपने वर्ड सुना होगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड और एक होता है न्यूक्लियो साइड्स। ठीक है, इनके बीच में जो है आपको अंतर पता होना चाहिए। चलिए तो देखिए जो भी हमारा डीएनए होता है ये जो है किसका बहुलक होता है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। जैसे कि मैंने बताया था प्रोटीन जो होता है किसका बहुलक होता है, अमाइनो एसिड का पॉलीमर होता है। बहुत सारे अमाइनो एसिड जो है आपस में जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं, वैसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के जो है क्या बनाते हैं, ठीक है, डीएनए बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ पर हेडिंग डाला है कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, चलिए तो मैं आपको यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का जो डिफरेंस है वो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट जो है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो पहला पॉइंट क्या लिखा गया कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर डीएनए बनाते हैं। कहने का मतलब ये कि डीएनए जो है, डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, ठीक है, डीएनए बना रहे हैं। ठीक है, डीएनए या फिर आरएनए। ठीक है, तो क्या लिखा गया, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है आपस में जुड़कर डीएनए बनाते हैं। डीएनए या फिर आरएनए जो होता है न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। ठीक है, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर डीएनए या फिर आरएनए बनाते हैं, जो कि क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, चलिए तो देखिए जो आपका न्यूक्लियोटाइड्स होता है, इस देखिए जो आपके पर देखिए इसमें लिखा गया है न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो न्यूक्लियोटाइड्स का 3 कंपोनेंट होता है। एक होता है शुगर। देखिए डीएनए के अंदर जो है कौन सा शुगर होगा, उसके अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा। ठीक है, और जो आपका पर आरएनए होगा उसके अंदर कौन सा शुगर होगा, उसके अंदर जो है, ठीक है, राइबोस शुगर होगा। ठीक है, तो एक आपका हो गया शुगर जिसको कि हम बोलते हैं शर्करा। एक आपका होगा
फॉस्फेट ग्रुप या फिर फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस, इन तीनों चीजों से मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये है आपका न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट। न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट एक आपका हो गया शुगर, एक आपका होगा फास्फेट ग्रुप या फिर फास्फोरिक एसिड, और एक आपका होगा नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, इन तीनों के मिलने से बनता है न्यूक्लियोटाइड। इस चीज को जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वहीं अगर बात की जाए न्यूक्लियोसाइड की, देखिए यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है कि इसके अंदर जो है, इसमें बस केवल एक होगा शुगर होगा और नाइट्रोजनस बेस होगा, इसमें जो है कोई भी फास्फोरिक, ठीक है, फास्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट ग्रुप जो है वो नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड की बात की जाए, इसमें क्या होगा, शुगर होगा प्लस नाइट्रोजनस बेस होगा, इसके अंदर जो है इसके अंदर जो है, ठीक है, फास्फेट ग्रुप या फिर फास्फोरिक एसिड जो है वो नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए इस चीज के बारे में जो है आपने यहाँ पर डीएनए का जो आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, वहां पे जो है ये चीज आपको पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक का जो आपका, ठीक है, डबल, ठीक है, हेलिक्स मॉडल है डीएनए का, वो भी जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उसी का जो है यहाँ पर पूरा कंटेंट दिया गया है। चलिए तो देखिए नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं, तो देखिए टोटल जो है हमारे पास जो है यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। ठीक है, चार जो है यहाँ पर हमें, और यूरेसिल भी होता है। ठीक है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल जो है ये आपके क्या है, नाइट्रोजन बेस होते हैं। अब देखिए डीएनए के अंदर जो है कौन सी शुगर पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। वही जो है, ठीक है, आरएनए के अंदर जो है, ठीक है, राइबोज शुगर पाई जाती है। ठीक है, चलिए तो देखिए न्यूक्लिक एसिड, आपका न्यूक्लिक एसिड चाहे डीएनए हो गया चाहे आपके पर आरएनए हो गया, इसके अंदर जो है नाइट्रोजनस बेस जो है आपके दो तरह के होते हैं। पहला है प्यूरिन और दूसरा है आपका यहाँ पर पायरिमिडिन। प्यूरिन के एग्जांपल की बात करें, एडेनिन और गुआनिन, एजी। और वहीं अगर यहाँ पे बात की जाए पायरिमिडिन की, तो इसमें जो है साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, सीटीयू। ठीक है, तो इस चीज को भी जो है आपको याद रखना है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है या फिर इन फ्यूचर अगर आप यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो वहां पे जो है ये सारी चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में। देखिए साइटोसिन जो होता है आपका डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है, वहीं यूरेसिल जो होता है ये सिर्फ आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, देखिए डीएनए में क्या है कि जो आपके पास एडेनिन जो होता है वो किससे जुड़ता है, थाइमिन से जुड़ता है। वहीं गुआनिन जो होता है वो किससे जुड़ता है, साइटोसिन से जुड़ता है। ठीक है, तो कम से कम इतना कंटेंट जो है अगर आप यहाँ पे लिख देंगे एग्जाम में तो इतना जो है आपके लिए बिल्कुल पर्याप्त है, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, डिस्कस द एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ आयरन। ठीक है, तो हमें आयरन के एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन के बारे में जो है वो हमें थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना है। एब्जॉर्प्शन का मतलब अवशोषण है और एक्सक्रीशन का मतलब उत्सर्जन है, मतलब बाहर निकलना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाला है एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ आयरन। तो देखिए आयरन हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है इसको बताने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखा गया कि आयरन जो है शरीर के लिए एक आवश्यक खनिज है, मिनरल है, जो कि ठीक है हीमोग्लोबिन के बनने के लिए बहुत ही, ठीक है, जरूरी है। और देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को जो है हमारे शरीर के अलग अलग सेल्स तक, टिश्यू तक जो है वो पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, देखिए आयरन जो है दो रूप में पाया जाता है, एक आपका पर हीम आयरन है जो कि यहाँ पर नॉन वेज सोर्स से मिल रहा है, और एक आपका है नॉन हीम आयरन जो कि हमें वेजिटेबल सोर्स से जो है वो मिल रहा है। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ पे लिखा गया कि जो आपके पर आयरन होता है इसका सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, हमारी छोटी आंत से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। और अगर नाम की बात की जाए तो डिओडिनम और जेजुनम में जो है आयरन का एब्जॉर्प्शन सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए तो देखिए अगर आप आयरन का टैबलेट खाते हैं तो उसमें जो है एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है, विटामिन सी भी होता है। तो देखिए विटामिन सी जो होता है वो जो है ठीक है आयरन को सॉल्युबल कर देता है और उसके एब्जॉर्प्शन में जो है वो हेल्प करता है, उसके एब्जॉर्प्शन को जो है वो बढ़ाने का काम करता है। और साथ में गैस्ट्रिक एसिड भी जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को ठीक है बढ़ाता है, उसमें जो है ठीक है हेल्प करता है, मदद करता है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया एब्जॉर्प्शन के बारे में, सारी कहानी यहाँ पे हो गई। अब जो है हम यहाँ पे बात करते हैं एक्सक्रीशन की। ठीक है,
चलिए, तो देखिए शरीर में जो है आयरन का जो उत्सर्जन है, एक्सक्रीशन, ये बहुत ही कम होता है, क्योंकि जो है इसको हमारी बॉडी इसको जो है हमारा शरीर जो है इसको फिर से इसका जो है फिर से उपयोग कर लेता है, उसका जो है फिर से रीयूज कर लेता है। ठीक है, चलिए, तो देखिए आयरन का जो पर एक्सक्रीशन है वो आपकी डेड एपिथेलियल सेल, उसके अलावा हमारे इंटेस्टाइन के म्यूकोसल सेल्स के माध्यम से, मलमूत्र के माध्यम से, फीकस, यूरिन और पसीने, स्वेट के माध्यम से, और फीमेल्स के अंदर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है आयरन का लॉस होता है। ठीक है, और आपको पता है कि आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, जिससे जो है थकान होती है, फैटिग हो जाती है, कमजोरी, वीकनेस हो, ठीक है, वीकनेस हो जाती है, और इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो इतना जो है आप अगर आप यहाँ पर इतना लिख देंगे तो इतना जो है आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर पर्याप्त है 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे जो है आयरन के एब्जॉर्प्शन और उसके एक्रीशन के बारे में जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि लिस्ट द वेरियस एंजाइम्स यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। ठीक है, तो आपको बहुत सारे एंजाइम्स का जो है आपको लिस्ट बनानी है कि उनका जो प्रयोग है वो किस डायग्नोस्टिक पर्पज में किया जाता है, किन बीमारियों की पहचान में जो है वो किया जाता है। चलिए, तो इसका आंसर जो है वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले हेडिंग वेरियस एंजाइम्स यूज फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज। ठीक है, पहला एंजाइम है हमारा एमाइलेज। तो एमाइलेज एंजाइम का जो प्रयोग है पैनक्रियास और सलाइवरी ग्लैंड्स की कार्य क्षमता, उनकी वर्क एफिशिएंसी का पता लगाने के लिए किया जाता है कि क्या हमारा पैनक्रियास और सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सही से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है, और अगर किसी के पैनक्रियास के अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ है तो इसका जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सामान्य से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपके यहाँ पर लाइपेज। तो लाइपेज एंजाइम्स का भी जो उपयोग है वो पैनक्रियाटाइटिस का पता लगाने के लिए किया जाता है। पैनक्रियाटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियास। ठीक है, अगला आपका एंजाइम है एएलटी, एलानिन ट्रांस एमिनेज या फिर एसजीपीटी एंजाइम का उपयोग जो है लीवर की कार्य क्षमता और हेपेटाइटिस का पता लगाने के लिए किया जाता है। चलिए, अगले पॉइंट पे चलते हैं। एस्पार्टेट ट्रांस एमिनेज एंजाइम, जिसको कि हम एसजीओटी भी कहते हैं, इसका उपयोग जो है हार्ट और लीवर की बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्रिएटिन काइनेज या फिर क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज एंजाइम का उपयोग जो है मसल्स और हार्ट अटैक का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन यानी कि हार्ट अटैक आता है, उसकी जो है देखिए उसके हार्ट की मसल्स अगर डैमेज होती हैं तो उसके ब्लड में जो है क्रिएटिन काइनेज या फिर क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज का जो लेवल है वो जाहिर सी बात है बढ़ जाता है। ठीक है, अगला है लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज एलडीएच एंजाइम का जो उपयोग है हार्ट और लीवर, ठीक है, हार्ट और लीवर की बीमारियों के साथ टीश्यू डैमेज का पता लगाने में किया जाता है। अल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम का जो प्रयोग है हड्डियों और लीवर की समस्याओं जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस और बाइल डक्ट ब्लॉकेज का पता लगाने के लिए किया जाता है। एसिड फास्फेटेज एंजाइम का जो उपयोग है वो प्रोस्टेट कैंसर और हड्डियों की बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम का उपयोग जो है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज G6PD की कमी और हिमोलिटिक एनीमिया का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और क्या दिया गया है, ट्रिप्सिन एंजाइम का उपयोग जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी जो है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है कि हमें यहाँ पर वेरियस एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स के बारे में लिखना था जिनका जो प्रयोग है वो डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है राइट द कॉजेस, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। देखिए, अब इस क्वेश्चन को तो करने के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ना है, आप इसको ऐसे भी जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। डिहाइड्रेशन मतलब हमारे शरीर से जो है वो पानी कम हो जा रहा है। ठीक है, पानी निकल जा रहा है शरीर से। ठीक है, कॉजेस, सिम्टम एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन हमारे यहाँ पर हेडिंग पड़ चुकी है। तो देखिए डिहाइड्रेशन जो है वो सबसे ज्यादा गर्मियों में देखने को मिलता है जब लू चलती है। ठीक है, चलिए तो क्या लिखा गया है, डिहाइड्रेशन तब होता है जब शरीर में वाटर की मात्रा, पानी की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है। यह तब होता है जब शरीर से अधिक मात्रा में जो है वो पानी निकल जाता है और पानी को कमी को, और देखिए पानी की कमी को ठीक करने के लिए पर्याप्त मात्रा में हम पानी या फिर तरल पदार्थ नहीं लेते हैं। तो देखिए आप जब
जून जुलाई की भीषण गर्मी पड़ती है तो उसमें क्या कहा जाता है कि आपको जो है शिकंजी पीना है, पानी जो है आपको पीते रहना है ताकि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। और जैसे डिहाइड्रेशन होता है लोगों को चक्कर वगैरह भी जो है वो आ जाता है, और देखिए बहुत सारे जो लोग हैं उनकी डेथ भी हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। चलिए तो देखिए यहाँ पे हमने हेडिंग डाला हुआ है कॉजेस ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होने के कारण क्या क्या है। पहला है अत्यधिक गर्मी, अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है या फिर किसी ने बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लिया है तो उसको यहाँ पे जाहिर सी बात है कि पसीना बहुत अधिक आएगा जिसकी वजह से जो है पानी की कमी हो जाएगी। दस्त, ठीक है, डायरिया और वोमिटिंग के कारण भी जो है पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं उनको डायरिया हो जाता है, उल्टी आती है, उसके बाद वो क्या होते हैं कमजोर हो जाते हैं और उनको जो है अलग से ग्लूकोज जो है उनको चढ़ाना पड़ता है क्योंकि उनके शरीर में जो है पानी की कमी हो गई होती है। ठीक है, अगला है यदि व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में पानी या फिर तरल पदार्थ नहीं पीता है तो शरीर में जो है पानी की कमी हो जाती है। अत्यधिक गर्मी में शरीर से अधिक पसीना करता है जिससे जो है पानी की कमी हो सकती है, तो इसमें कहीं भी रटने वाली बात नहीं है। अगला पॉइंट से डायूरेटिक्स लेने से जो है, ठीक है, शरीर में पानी की कमी हो सकती है। तो अगर कोई व्यक्ति जो है उसने क्या लिया है, डायूरेटिक्स टैबलेट लिया है, तो उसके बॉडी में जो है यूरिन बहुत ही अधिक बनेगा जो कि पास भी होगा बाहर, तो क्या होगा, तो पानी की कमी हो जाएगी। और हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है, डायबिटीज बढ़ गया है, तो ठीक है डायबिटीज में क्या होता है कि बार बार जो है वो क्या लगता है आपको, ठीक है, बार बार जो है ठीक है टॉयलेट जाना पड़ता है, यूरिन जो है बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से भी जो है वो डिहाइड्रेशन हो सकता है। ठीक है, चलिए तो अगला है आपका सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन के लक्षण क्या क्या है। तो देखिए डिहाइड्रेशन का सबसे सामान्य और शुरुआती लक्षण है कि प्यास लगती है, ठीक है, गला जो है वो सूख जाता है। इसके साथ में क्या लिखा गया है कि यूरिन का जो रंग होता है वो पीला हो जाता है, ठीक है, यूरिन जो है वो क्या बनता है, कम बनता है। इसके साथ में जो है शरीर में पानी की कमी से जो है हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित होता है जिससे चक्कर आ सकता है, सर दर्द हो सकता है। डिहाइड्रेशन से जो है शरीर के अंदर ऊर्जा का जो लेवल है, एनर्जी का जो लेवल है वो कम हो जाता है जिससे क्या लगती है, थकान लगती है, किसी काम में मन नहीं लगता है। ठीक है, चलिए अब जो है हम यहाँ पर इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है, चलिए तो देखिए डिहाइड्रेशन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपचार ये है कि व्यक्ति को जो है पर्याप्त मात्रा में पानी दी जाए, इसके साथ में उसको इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर ओआरएस का जो घोल है वो भी जो है उसको दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो है कुछ यहाँ पे लिखे गए हैं ट्रीटमेंट्स। और अत्यधिक गर्मी के कारण अगर डिहाइड्रेशन हुआ है तो व्यक्ति को जो है ठंडे और आरामदायक स्थान पर जो है उसको रेस्ट करना चाहिए, उसको आराम करना चाहिए। चलिए तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन विटामिन सी। तो विटामिन सी पे जो है हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो देखिए विटामिन सी के बारे में आप क्या जानते हैं, विटामिन सी क्या है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, विटामिन सी जो है किन फलों में पाया जाता है, ठीक है, और विटामिन सी जो है हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, विटामिन सी की कमी से कौन से रोग होते हैं, यही सारी कहानी जो है आपको लिख देनी है। ठीक है, तो देखिए विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है जो कि एक वाटर सोल्युबल विटामिन है। वाटर सोल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी क्या है, वाटर सोल्युबल विटामिन है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है, विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में, सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है जिसमें जो है गम्स से सूजन, ठीक है, गम्स में सूजन, ब्लीडिंग, त्वचा पर जो है ठीक है नीले निशान, घाव ठीक नहीं होता है और इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं जो है वो विटामिन सी की कमी से उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, चलिए तो अब जो है विटामिन सी के हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर हेडिंग डाला है विटामिन सी के प्रमुख कार्य। तो देखिए विटामिन सी जो होता है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, तो देखिए हमारे शरीर के अंदर जो है हमेशा जो है क्या है कि मतलब केमिकल रिएक्शन चलती रहती है और इसके वजह से जो है फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो कि हमारी टिश्यू को, सेल्स को डैमेज करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति विटामिन सी का अच्छा सोर्स ले रहा है, ठीक है, विटामिन जो है सी उसको ले रहा है, तो ये फ्री रेडिकल जो है वो क्या होंगे, नष्ट होंगे, ये उसको काउंटर करेगा और ये जो है ठीक है स्ट्रेस को भी कम करता है जिससे, और इसका फायदा ये होगा कि हार्ट डिजीज और कैंसर जैसी जो है
आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसलिए जो है विटामिन सी जो है उसकी गोली जो है आप लोग जरूर से खाया करें, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए विटामिन सी जो होता है ये आपका कोलेजन बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जो आपके पर कोलेजन जो होता है वो स्किन हो गया, ब्लड वेजल्स हो गया, हमारा बोन हो गया, हमारी कार्टिलेज हो गया, उसका एक मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, ठीक है। तो देखिए अगर आप यहाँ पर विटामिन सी अच्छे से लेंगे तो अच्छे से जो है यहाँ पर कोलेजन बनेगा, जो कि हमारे स्किन के, ठीक है, जो कि हमारे स्किन के लिए जो है बहुत ज्यादा जरूरी होगा, ठीक है। इससे जो है घाव बहुत जल्दी भरेगा और जो यहाँ पर हड्डियां होंगी, बोन्स होंगी, वो भी क्या होंगी, मजबूत होंगी, ठीक है। चलिए विटामिन सी जो है हमारे, ठीक है, विटामिन सी जो है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को जो है, ठीक है, मजबूत करता है और हमें संक्रमणों से, इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। यह व्हाइट ब्लड सेल्स की जो यहाँ पर वर्क एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। चलिए विटामिन सी जो होता है आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। विटामिन सी जो होता है हमारी ब्लड वेजल्स की वॉल्स को मजबूत बनाता है, जिससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है और हार्ट डिजीज के खतरे को कम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है विटामिन सी का फंक्शन हमने यहाँ पे लिख दिया है। विटामिन सी के बारे में भी जो है वो थोड़ा सा हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो 3 नंबर के लिए जो है इतना बिल्कुल पर्याप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन है डिफाइन क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या है और गिव नोट ऑन क्रिएटिनिन क्लियरेंस। तो इस पे जो है हमें एक नोट लिखना है। तो देखिए क्लियरेंस का मतलब ये, देखिए यहाँ पर क्लियरेंस का मतलब ये है कि देखिए जो हमारा किडनी है वो ब्लड को फिल्टर करता रहता है और ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो कि हमारे शरीर के लिए क्या है, नुकसानदायक है, हार्मफुल है, उनको शरीर से बाहर निकालता है। आप इसको क्लियरेंस कह सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए क्रिएटिनिन क्लियरेंस जो है एक टेस्ट होता है जो कि किडनी की, ठीक है, जो कि किडनी की क्षमता का मूल्यांकन करता है कि हमारी किडनी जो है वो कैसे जो है वो यहाँ पर कितने अच्छे से जो है वो यहाँ पर काम कर रही है, वो कितने अच्छे से जो है वो क्रिएटिनिन को जो है वो बाहर निकाल पा रही है, ठीक है। तो देखिए जो आपके पर क्रिएटिनिन क्लियरेंस है यह मापता है कि किडनी जो है ब्लड से कितने अच्छे ढंग से जो है वो क्रिएटिनिन को फिल्टर कर पा रही है। देखिए क्रिएटिनिन जो है यहाँ पर कब बनता है, ठीक है। तो क्या लिखा गया है, तो यहां लिखा गया कि आपका ठीक है क्रिएटिनिन जो है मसल्स के टूटने से उत्पन्न होने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि ब्लड में पाया जाता है और यूरिन के माध्यम से जो है ये शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है। अब देखिए क्रिएटिन यहाँ पे दिया गया कि क्रिएटिनिन क्लियरेंस को जो है आमतौर पर इस फार्मूले से मापा जाता है और ये फार्मूला है सीसी, यानी कि क्रिएटिनिन, ठीक है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस बराबर यूवी डिवाइडेड बाई पी। सीसी बराबर जो है यूवी डिवाइडेड बाई पी जो है ये हमारे पर क्या है, फार्मूला है। और इसमें जो है यू क्या है, तो यहाँ पर यू है, यहाँ पर यू है आपका, ठीक है, यूरिन में, ठीक है, यूरिन में क्रिएटिनिन का लेवल। बी है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूरिन, ठीक है, एकत्र किए गए मूत्र की मात्रा ठीक है, मिलीलीटर पर मिनट में। और पी है प्लाज्मा के अंदर जो है यहाँ पर इसका लेवल कितना है, ठीक है। तो अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस का लेवल जो है वो सामान्य से कम है तो यह किडनी की खराबी या फिर किडनी फेल्योर का जो है ये संकेत देता है। या फिर क्या लिखा, या फिर इसमें लिखा गया कि हाई ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज के, ठीक है, डायबिटीज के कारण किडनी पर पड़ने वाले प्रभाव का संकेत देता है, ठीक है। चलिए तो ये भी जो क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट हो चुका है। टोटल जो है हमने यहाँ पर 11 क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पर कर लिए हैं। यहाँ पे काउंटिंग थोड़ी सी गलत हो गई है। चलिए तो इसके बाद जो है पार्ट सी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 1 नंबर वाले, उनको जो है अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा गया, आंसर ऑल क्वेश्चंस। तो इसमें जो है टोटल 20 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर 1 नंबर का है। चलिए तो पहला जो क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पूछा गया कि विच वन इज द हैवीएस्ट पार्टिकुलेट कंपोनेंट ऑफ द सेल, ठीक है। तो देखिए कोशिका का सबसे हैवीएस्ट कंपोनेंट क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। एक लाइन का आंसर लिख देना है इस क्वेश्चन को लिखने के बाद, न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए अगला पूछा गया था कि एक्सप्लेन द टर्म पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, तो देखिए जब हमारे शरीर के अंदर रेड ब्लड सेल्स की संख्या नॉर्मल से बढ़ जाती है, इसी कंडीशन को पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। तो पॉलीसाइथीमिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हमारे शरीर की रेड ब्लड सेल्स की संख्या जो है वो असामान्य रूप से बढ़ जाती है, और ऐसा तब होता है जब आप किसी पहाड़ी एरिया पे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, मेंशन द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी
तो किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन होता है। एचएपी में जो है आपने पढ़ा होगा, तो इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बाइल इज सिक्रेटेड बाय विच ऑर्गन? बाइल का जो सिक्रीशन है किससे होता है? ठीक है, बाइल का सिक्रीशन जो है किससे होता है? लीवर से होता है। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं लीवर से जो है होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बाइल का उत्पादन कौन करता है? लीवर करता है। चलिए येलो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो किससे डील करती है? तो ये यहाँ पर डील करती है खाद्य पदार्थों से। ठीक है, खाद्य पदार्थों के उत्पादन में होने वाले ठीक है रिसर्च से, शोध से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ठीक है, येलो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? पोषक पदार्थ। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों में या फिर जो भी आपके यहाँ पर पोषक पदार्थ हैं उनकी जो स्टडी है वो आपकी यहाँ पर येलो बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए, जनरल फार्मूला ऑफ पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड का जो है आपका पर जनरल फार्मूला क्या होता है? C6H10O5 की पावर n। ठीक है, ये जो है हमारे यहाँ पर जनरल फार्मूला है पॉलीसेकेराइड का। ठीक है, मेंशन द नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले कौन से रोग हैं? तो देखिए इसमें एक आपका हो गया हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या है कि ब्लड शुगर लेवल जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मतलब देखिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की क्या हो गई? कमी हो गई। इसके अलावा आपका कीटोसिस हो गया। अगर आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाएगी तो उस कंडीशन में जो है आपका बॉडी जो है वो फैट से एनर्जी लेगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो है यहाँ पर यूरिन के अंदर जो है वो क्या होगा? ठीक है, कीटोन बॉडीज का एक्सक्रीशन होगा। ठीक है, इसके साथ आपका मैरेस्मस भी हो गया। वैसे आपका मैरेस्मस जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, तो इसमें से जो है आप यहाँ पर दो का नाम जो है आप यहाँ पे लिख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन था एक एमसीक्यू, ऑल द फॉलोइंग्स आर इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी एक्सेप्ट। तो देखिए कार्बन आयन जो है ये हमारे शरीर के अंदर जो है कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, बल्कि पोटेशियम आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, सोडियम आयन हो गया, ये सारे जो है हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है। तो क्वेश्चन नंबर बी जो है क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन था गिव द, ठीक है, यहाँ पूछा गया था कि गिव बायोकेमिकल रोल ऑफ सोडियम। तो देखिए सोडियम आयन जो होता है हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन था राइट डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ विटामिन डी। तो यहाँ पर विटामिन डी की कमी से जो है क्या हमें लक्षण देखने को मिलता है? तो देखिए विटामिन डी की कमी से जो है हड्डियां कमजोर हो जाती है और उनमें दर्द हो सकता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और एडल्ट्स में जो है ऑस्टियोमलेशिया नाम की रोग होती है। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया नाम का जो है वो क्या होता है? यहाँ पर डिजीज होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था कि यहाँ पे आयोडीन वैल्यू जो है वो यहाँ पर किससे संबंधित है? तो देखिए आयोडीन वैल्यू जो होता है वो किससे संबंधित होता है? फैट से संबंधित होता है, वसा से संबंधित होता है, फैट एंड ऑयल से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पूछा गया था, वैसे यहाँ पे क्वेश्चन लग रहा है जो है यहाँ पे गलत पूछा गया है। देखिए देखिए जो आपका यहाँ पर इसमें पूछा गया कि ग्लाइकोजेनेसिस जो है वो कहाँ पे होता है? तो देखिए यहाँ पर जो है आपका पर ग्लाइकोलाइसिस जो है वो लगता है पूछा गया है। तो यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस जो होता है कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। वैसे ये जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो यहाँ पे गलत पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हेन सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज इंक्रीज। अगर कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन बढ़ जा रहा है, सिंथेसिस बढ़ जा रही है, तो इससे कौन सी बीमारी होती है? कीटोनीमिया होगा। ठीक है, एनीमिया होगा नहीं, डायबिटीज होगा नहीं, कलर ब्लाइंडनेस होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी। राइट टू फंक्शन ऑफ आरएनए। तो आपको यहाँ पर पूछा गया था कि आरएनए का जो है 2 फंक्शन लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आपका पर इसका जो है इसका यहाँ पर मेन फंक्शन होता है कि प्रोटीन का बनाना। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करना जो है, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन जो है, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड का मेन काम है। और इसके साथ में जो है जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन। आरएनए जो होता है वो जीन की अभिव्यक्ति को क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। यह तय करता है कि कौन सा जीन एक्टिवेट होगा और कौन सा डीएक्टिवेट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है डिफाइन एंजाइम्स इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन क्या है? तो देखिए एंजाइम इनहिबिशन वह प्रोसेस है जिसमें किसी सबस्ट्रेट, किसी पदार्थ जिसको कि हम बोलते हैं इनहिबिटर,
वो किसी एंजाइम्स की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है या फिर उसे लो कर देता है। ठीक है, चलिए ठीक है, डिफाइन द वर्ड पैथोलॉजी। पैथोजन, पैथोजन का मतलब क्या होता है? रोगाणु। ठीक है, जिनसे क्या होता है? डिजीज होता है, बीमारी होती है। ठीक है, तो देखिए पैथोलॉजी जो है मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें कि हम रोगों के कारण, उनके लक्षण और उनके शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करते हैं। राइट द, ठीक है, राइट नेम ऑफ 2 फैट सॉल्युबल विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है, यहाँ पर वसा में घुलनशील 2 विटामिनों का नाम बताओ भाई। हम यहाँ पे 4 बता देते हैं, A, D, E, K, ये होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था राइट क्लिनिकल एप्लीकेशन। क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड यूरोकाइनेज। तो देखिए स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज इन दोनों का जो एप्लीकेशन है वो क्या, ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने में जो है इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए विच बॉन्ड अकर्स बिटवीन बेस एंड सुगर इन न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड के बेस और सुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता। चलिए अगला क्वेश्चन है बेरी बेरी डिजीज अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, जिसको कि हम थायमिन भी जो है वो हम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए टोटल हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। और मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी क्वेश्चंस को 2025 एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। इसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो आपके लिए रिपीट भी हो सकते हैं। बाकी जो है आप हमारे पेड बैच को भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए जो है आपको फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। वहां पे आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन जो है वो आपको कराया गया है। बाकी नई क्लासेस भी जो है इस बैच में जो है वो ऐड की जाती हैं, तो आप इस बैच में ज्वाइन करके अपने एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 4 से 5 महीने का समय दीजिए, आंसर राइटिंग करिए, बहुत अच्छे से जो है आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा और आप एग्जिट एग्जाम के लिए भी जो है आप प्रिपेयर हो जाएंगे। और साथ में आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की भी जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं किसी और क्लास में। जय हिंद।